ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। जय भीम, नमस्कार। जय मूल निवासी, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं सुनीता कुमार। सुनीता कुमार जी लंबे वक्त तक बामसेप से जुड़ी रही और फिर बाद में बामसेप के ही पॉलिटिकल विंग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की वाइस प्रेसिडेंट है। आज की चर्चा का विषय है कि सभी संस्थानों में मूल निवासी बहुजन महिलाओं का प्रतिनिधित्व के बारे में पीपीआईडी क्या सोचता है, उसकी नीति क्या है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद सर। जय भीम, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। हाँ मैम, आप पहले अपने बारे में बताइए। आप वाम आंदोलन से कैसे जुड़ी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और किस तरीके से आंदोलन में आई आप? हाँ सर, मैं महाराष्ट्र की बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट और उसमें एक गांव है पांगरे जी। वो वहाँ की रहने वाली हूँ और जन्म से ही बुद्धिस्ट हूँ क्योंकि वह बाबा साहब ने अपना धर्मांतरण किया था। उसके साथ ही मेरे पूर्वजों ने भी किया था जी। तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भी एज ए बुद्धिस्ट के नाम से ही है जी। तो थोड़ी बहुत तो आंदोलन की थी पृष्ठभूमि, लेकिन मेरे बड़े भैया जो अभी रिटायर हो गए वो बामसेप से जुड़े थे और जब मैंने दीक्षा ली बुद्धिज्म की और फिर मैंने तब ये सोचा था कि मैं जब कुछ कमाऊंगी, अपने पैर पे खड़ी होंगी तो मैं बुद्धिज्म का प्रचार करूंगी। ये मेरा सपना था बचपन से ही। लेकिन फिर यहाँ दिल्ली में मैं जॉब के सिलसिले से दिल्ली आ गई। दिल्ली मेरा कार्य क्षेत्र हो गया और यहीं पर मैंने शादी करी। इंटरकास्ट शादी हुई, इंटर रिलीजियन शादी हुई। मतलब मेरे हस्बैंड पहले हिंदू रीति रिवाजों को मानते थे, लेकिन जब मैं उनके जीवन में आई तो फिर कुछ समय बाद वो चेंज हो गए और वो अभी बामसेप के पिछले साल राज्याध्यक्ष भी रहे थे दिल्ली प्रदेश के। जी। तो ज्वाइंटली हम सामाजिक संगठन में काम करते रहे। क्या के लोगों से पूछा कि बामसेप जैसा कोई संगठन यहाँ है अस्तित्व में। जी। तब फिर यहाँ आशीष जो ने जो अभी बाहर रहते हैं बामसेप के कोऑर्डिनेटर है, उनसे मुलाकात हुई और भी जो सीनियर साथी उस समय। फिर हमने संगठन को ज्वाइन करा और साथ में जॉब भी करती रही। तो जॉब, संगठन, परिवार ये सब साथ चलता रहा। तो लेकिन अभी मैंने 2016 में अपनी जॉब से वीआरएस ले लिया। ओके। तो वीआरएस लेने के बाद अभी मैं अपने समाज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है फुल टाइमर के तरह से काम करती हूँ और लोगों को ट्रेनिंग भी देती हूँ। कैडर कैंप लेना है और लोगों के सवालों के जवाब दे। ओके, तो मैम आप जॉब की बात कर रही हैं, आप किस जॉब में थी, क्या करती थी यहाँ? हाँ सर, मैं नर्सिंग कैडर में थी। मतलब नर्स जिसको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ बोलते जी। तो मैं जीटीबी हॉस्पिटल में नर्स रही। 22.5 साल मैंने यहाँ जॉब की। उससे पहले मेरा ट्रेनिंग बॉम्बे में हुआ 3 साल का। तो गांव से उठ के हम बॉम्बे चले आए। बॉम्बे से फिर हम दिल्ली आना हुआ और इस तरह से दिल्ली आने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ की जो महिलाओं की स्थिति है बहुत ही बदतर है। मतलब घूंघट में मेरे ससुराल में ये देखेंगे कि आप 2 गज का घूंघट वो निकालते थे तब। और तब हमने शादी करी, हमने घूंघट नहीं किया। हमने इस पे शादी की थी कि हम घूंघट नहीं करेंगे और ना ही हम मंदिर जाएंगे क्योंकि वो तो हिंदी रीति रिवाज में सब लोग। लेकिन हमने ये शर्त रखी कि हम मंदिर कभी नहीं जाएंगे, ना ही हम घूंघट करेंगे। शादी करनी तो करो, नहीं करनी तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ठीक है, उन्होंने मेरी बात मानी। घर से मतलब घर की जो लेडीज है उन्होंने बहुत प्रयास किए मुझे मंदिर ले जाने के, व्रत रखने के,
लेकिन हमने साफ मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। तो एक बार मेरी जेठानी तो ले भी गई आपको मुझे मंदिर, जी, तो मैंने वो तो हाँ, आपको नहीं बदल मैंने पाए। कहा मैं कह हाँ रहा हूँ वो तो आपको नहीं बदल पाए कि आपने उनको बदल दिया क्या? जी, वो नहीं बदल पाए। हम्म, वो नहीं बदल। हाँ, अपने परिवार में अपने हस्बैंड को मैंने बदल दिया, और हम्म, जितनी रूढ़िवादिता थी उस समय वहां हम्म, उतनी नहीं। दूसरा ये रहा कि 15 साल 20 साल के बाद हमारे जो पड़ोसी रहे हम्म, वो बामसेव के साथ ज्वाइन हुए, और हम्म, अभी वो सब लोग जय भीम जय मूल निवासी बोलते हैं। और धीरे हमारे पड़ोसी ने पहले ये हिंदू धर्म को त्याग दिया, हम्म, उनके साथ 5 भाई उन्होंने भी त्याग दिया। तो हम्म, उसका असर अभी दिख रहा है, अभी वहाँ लोग है, ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग है। तो समय तो बहुत लगा, क्योंकि इतना मानसिक गुलामी इतनी ज्यादा है ना सर। और हम्म, जहाँ पे बाबा साहब नहीं पहुंचे, हम्म, तो ये दिल्ली में गांव है, हरियाणा बॉर्डर पे नरेला, वहाँ वहाँ हमारा ससुराल है। और जी, नरेला और हरियाणा कल्चर बिल्कुल एक ही, उसमें कोई दिक्कत, सेम ही कल्चर है सारा। हम्म, तो शुरुआत में दिक्कतें रही, बहुत साल ज्यादा वैसे हुई, ये हवन के ऊपर इसके ऊपर। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने इस तरफ मुड़ना शुरू किया। और अभी ये है कि मैं बेटा हम तो पूरी तरह से उस बुद्धिस्ट हो। स्थिति से बाहर ही निकले। जी। अच्छा, आप महिलाओं के विषय में लगातार बोलती हैं, उनके प्रतिनिधित्व को लेके लगातार सवाल उठाती हैं। तो आपका क्या सोचना है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना ज़रूरी है और किन-किन क्षेत्रों में ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी? सर देखिए, भारत का जो नक्शा है, मतलब भारत एक राष्ट्र है। जी। राष्ट्र खाली सीमाओं का लेखा जोखा नहीं है। राष्ट्र खाली भाषाओं का नहीं है, राष्ट्र खाली राज्यों का संघ नहीं है। इन राज्यों के संघ में और राज्यों में रहने वाले जो नागरिक है, हुँ, जिसमें महिला और पुरुष है, दोनों का राष्ट्र है। लेकिन जब जब तक ये दोनों अ, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, राष्ट्र के निर्माण में इनकी क्या जिम्मेदारी है, जी। तब तक ये राष्ट्र का निर्माण नहीं होने का। जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि हुँ, मैं उस समाज की प्रगति से नापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। हुँ, तो जब तक महिला प्रगति नहीं करेगी, यानी महिलाओं का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तो राष्ट्र निर्माण का सपना अधूरा रहेगा। जी। ये राष्ट्र कुछ कुछ ही लोगों का रहेगा। और इसीलिए बहुजन मूल निवासी महिलाओं को इस सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में उतरना बहुत जरूरी है। इसीलिए हुँ, हमने मेरा मानना है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं हुँ, और हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन हुँ, क्या हम अधिकारों के लिए बराबरी की बात करेंगे, या फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में हम बराबरी का सपना हुँ, देखेंगे? तो जी। इस वजह से लगातार हम इस तरह से बातचीत करते। कई हुँ, बार बहुत जगह विरोध भी बहुत झेलना पड़ता है, कई बार घरों में, अपने घरों में भी विरोध झेलना पड़ता है। जी, ये जी, है जी। सर। अच्छा, आप बामसेफ से लंबे समय तक जुड़ी रहीं, फिर उसके पॉलिटिकल विंग में आ गईं। तो बामसेफ के भीतर फिलहाल जब आप रही हैं या फिर आप अभी भी देखती होंगी, कितनी महिलाएँ सक्रिय हैं? परसेंटेज क्या है महिलाओं का? और पार्टी से आपने कितनी महिलाओं को जोड़ा इतने दिनों में? देखिए सर, परसेंटेज के मामले में ऐसा है कि स्टेट में है महिलाएं, हुँ, जिलों में महिला है, लेकिन महिला राज्यों के बाहर नहीं आ रही है। सारी हुँ, समस्या यहाँ पर है हुँ, कि हम तो यहाँ के लिए तैयार कर देते हैं उनको, हुँ, लेकिन राज्य से बाहर जाने के लिए महिला तैयार नहीं। हुँ, इसका मतलब जो उनकी परवरिश हुई है वो उन्हें अंदर से ये नहीं कहती कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। हुँ, लेकिन हाँ, कि धीरे धीरे, क्योंकि आप देखेंगे मूल निवासी बहुजन समाज के जो पुरुष है वही नहीं पूरी तरह बदले, हुँ, तो हुँ, वही परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। जी, तो महिला तो कितने सालों से गुलाम रही, गुलामों की गुलाम, तेहरी गुलाम हुँ, रही है ना। हुँ, देश गुलाम रहा, फिर ब्राह्मणों की गुलामी रही, फिर पुरुषों की गुलामी रही। हुँ, तो ये मामला रहा ना, तो उसमें काफी समय लगेगा। लेकिन हम यानी सभी पुरुषों को ये करना होगा। हुँ, वो अगर वो ये सोचते हैं कि ऐसे ही विकास होगा, हुँ, मतलब उन्हीं के वजह से, यानी पुरुष कार्य करेगा तभी विकास होगा, तो ये हुँ, संभव नहीं है। हुँ,
हाँ महिलाएं है, लेकिन लीडरशिप में महिला नहीं आना चाहती। मान लो कि अगर आपको नेशनल लीडर बनना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, जिला छोड़ना पड़ेगा, राज्य छोड़ना पड़ेगा, तो नेशनल लीडरशिप में हमको दिक्कत है। बाकी महिलाएं तो हमेशा जुड़ी रही है, और अभी ये काम ही है कि एक तो बामसेफ की परिवार है जितने, वो सारी महिला हमारे साथ जुड़ी है। बाकी जो बामसेफ में नहीं है उनकी महिलाओं के साथ भी हम जुड़े हैं, ये है। जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप महिलाओं को जोड़ती हैं अपने साथ, तो एक आम महिला जो अपनी गृहस्थी में लगी हुई है या फिर रूढ़िवादी है, जो तमाम चीज़ों को साथ लेके चल रही है, जो उसे विरासत में मिली है, उसको बदलना कितना मुश्किल होता है और आपका तरीका क्या होता है? क्या कहती हैं जिससे कोई बदल जाए? किस तरीके का कैडर होता है? हाँ, सर देखिए, हम क्या बताएंगे, हम महिला को ये बताते कि तुम्हारी समस्या क्या, उनकी समस्या, अगर वो थोड़ा समझदार है तो वो समस्या अपनी बता पाती, लेकिन ये है कि कोई बिल्कुल ही नहीं समझ, पूछने से भी जवाब नहीं देती कि उनकी क्या समस्या है। तो हम ये बताते कि तुम्हारी समस्या क्या है, तो तुम वो फिर धीरे धीरे, एक होता है कि उनको दोस्त बनाना होता है। आपकी बात कब कोई सुनेगा? आपकी बात जब वो सुनेगा कि जब वो आपको जानेगा, पहचानेगा, आपसे दोस्ती करेगा। अगर आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे तो वो क्या हमको घर में नहीं बिठाएगी फिर वो। तो वो हमको उसके घर में जाना है, पहले तो ये बात है कि उसके घर में जाना है। हम उनसे दोस्ती करेंगे, फिर उनकी समस्याएं पूछते हैं, फिर उनके बच्चों की समस्या पूछते हैं। जब वो बच्चों की समस्या पूछते हैं तब वो आती है कि बच्चों को एजुकेशन की समस्या है, बच्चों को जॉब्स की समस्या है, लड़कियों को ये परेशानी है। तब हम ये बताते हैं कि ये समस्या की जड़ कौन है। जब ये समस्या की जड़ अगर बताएंगे तब वो सोचती है कि हाँ, अगर मान लो कि हम लंबे समय से काम करें, तब उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है जुड़ने से ये समस्या हल हो जाएगी। हमारी जो समस्या है राष्ट्रीय समस्या है, जातिवाद एक समस्या है, और हर महिला के साथ जातिवाद हुआ है, कभी ना कभी हुआ है ना, और हर बच्चों के साथ वो दिखता है, कई बार नहीं दिखता। तो दिल्ली जैसे शहर में बहुत कम दिखता है, उसके लिए माइक्रोस्कोप की तरह देखना पड़ता है। जैसे बाबा साहब कहते हैं, उनके भाषण में हमेशा अर्नल्ड टोयम्बी का नाम आता है। अर्नल्ड टोयम्बी वो व्यक्ति है, वो ये कहता है कि भारत की सारी समस्या, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एक स्कैंडलाइज कम्युनिटी के हाथ में है, और उसको कौन देखेगा? उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिकली देखना होगा, ऐसे बाबा साहब ने लिखा है। तो उस तरह से देखने का नजरिया बनाना पड़ता है खुद का, और फिर लोगों को बोलना पड़ता है कि आप इस नजर से देखो। तो जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है उसका कारण कौन है? उसका कारण जातिवाद है। जातिवाद कहाँ से आया? जातिवाद ब्राह्मणवाद से आया। जब हम ये बताते हैं तब वो हमको स्वीकृति देती। तो धीरे धीरे उनके साथ फ्रेंडशिप होके, उनकी लेवल की बात करके, उनकी समस्या लेके, उनके साथ या उनके माता पिता के साथ हुई बात, ये एक और बात कि महिलाओं को लोग गाली क्यों देते हैं, हम इस बात में बोलते हैं कि महिलाओं के ऊपर ही गालियां क्यों बनाई भाई, पुरुषों के ऊपर गालियां क्यों नहीं बनाई। तब वो सोचने पे मजबूर होते। इस तरह से उनके जो दुख है उनको हम शेयर करते हैं। और जब शेयर करेंगे, और ऐसा होता है किसी को अगर अपनी बात बतानी है तो मैं टारगेट क्या करती हूँ, जिसको मैंने स्पॉट करा है, स्पॉट करने के बाद हर हफ्ते उसके पास जाना होता है। अगर हर हफ्ते जाना होता है, चाहे मैं चाय पीने जाऊँ, वैसे ही मिलने जाऊँ, लेकिन जब मैं हर हफ्ते जाऊंगी तो उसके दिमाग में जो चीजें आती रहेगी उसको साफ करूंगी। जब ये सफाई होती रहेगी तो धीरे धीरे वो मेरे से दोस्ती करेगी, फिर मैं उनके पास बात करूंगी। तो इस तरह से ये समस्या के ऊपर सारा संगठन खड़ा है, तो समस्या के ऊपर ही इसका निवारण खड़ा है। तो बुद्ध ने कहा ना, दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है। इसी के सिद्धांत पे मेरा काम करने का तरीका यही है कि उनका दुख पूछिए। मतलब आप जाके उनसे दुख पूछिए कि उनका क्या दुख है। तो सामाजिक दुख है, राजनीतिक दुख है, मतलब ये सारी चीजें हैं।
जी, अच्छा लंबे समय से यह बात उठती रही है कि महिलाओं का रिज़र्वेशन होना चाहिए 33%। संसद तक में बहस होती है, संसद में तमाम जो कद्दावर महिला नेता हैं, वो सामने आती हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये कानून जो है वो अमली जामा क्यों नहीं पहन पाया है? इस कानून को मंज़ूरी क्यों नहीं मिल पाई है? एक सवाल। दूसरा सवाल कि ये कितना ज़रूरी है? सर, हमारा मानना है कि इस देश की आबादी 50% है, जी, यानी 50% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं। जी। तो फिर उनको 50% क्यों नहीं मिलना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन उनको 50% मिलना चाहिए। हुँ, और खाली पॉलिटिक्स में नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में उनको हुँ, 50% भागीदारी मिलनी है, हुँ, ये हमारा मानना है। और हुँ, 30-33% का कोई मामला ही नहीं है। जब वो हुँ, 50% है तो उनको 50% देने में क्या दिक्कत है? हुँ, आप न्याय कर रहे हो ना, तो पूरी तरह न्याय करना चाहिए ना। तो हुँ, हमारे पार्टी का जो मोटो है, जो हम महिलाओं के तरफ देखने का जो नजरिया है, हुँ, उसको 50% भागीदारी, अगर हुँ, महिला 50% है तो भागीदारी 50% होना चाहिए। हुँ, और हुँ, 33% उनको देना नहीं है, मामला वो है। अगर उसको सही तरीके से देखे, वो जो आरक्षण वो देना चाहते थे, हुँ, तो उसकी जो मीडिया है उसकी सही सही बात समाज को बताता ही नहीं कि हुँ, लालू जी ने इसका विरोध क्यों किया, मुलायम जी ने क्यों विरोध किया, बहन जी ने क्यों विरोध किया, अन्य जो बैकवर्ड के लीडर्स है उन्होंने इसका 33% का विरोध क्यों किया, हुँ, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। हुँ। तो मामला 33% का नहीं है, मामला 50% का है। ओके। और आबादी 50% है, अगर मान लो सभी क्षेत्र में 50% लेने में क्या दिक्कत है? हुँ। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है कि आपकी जो पार्टी है ना? आपकी पार्टी जी, जी। की नीति क्या है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर? और उस पे आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अभी तक कितना काम हो पाया है? सर, हमारी पार्टी की जो महिलाओं के लेकर नीति है, जी। हमारी पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि जब हम भागीदारी में, मतलब सत्ता में आएंगे, सत्ता हुँ, से पहले हुँ, 50% भागीदारी होगी महिलाओं की, हुँ, यानी संगठन में भी 50% होगी। हुँ, और जहाँ जहाँ संस्थान है, यानी संवैधानिक संस्थान जितने भी है, उसमें 50% भागीदारी होंगी, हुँ, यानी उनका अंदर पार्टिसिपेशन होगा। ये हुँ, है हमारी नीति। हुँ, उसके लिए अभी समस्या आगे खड़ी हो कि महिला आएगी कहाँ से, हुँ। ये वाला सवाल आता है। जी। तो जो अभी वर्तमान में जो समाज का जो चरित्र है उसको हमने बदलना होगा। जी। समाज क्या है? नारीवादी नहीं है समाज, समाज है पुरुषवादी, हुँ, समाज है रूढ़िवादी। हुँ, और इसके अलावा जो मातृत्व का भार अगर उसके ऊपर है, हुँ, मतलब घर का ही भार उसके ऊपर है, हुँ, तो उस भार को शेयर करना होगा। हुँ, शेयर किसने करना होगा? उसके पार्टनर से। इसके लिए समाज को तैयार करना होगा। जब हुँ, समाज को ही तैयार करेंगे तभी तो समस्या हल होगी। हुँ, सारे समस्या की जड़ तो इधर है, कहाँ है? रूढ़िवादी में है, हुँ, जातिवाद में है, उसकी आर्थिक स्थिति में है। हुँ, अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी महिलाओं की, तो हुँ, क्या वो उसका पति उसको इतना खर्चा देगा हुँ, इंडिपेंडेंटली काम करने का? इसका मेन कारण है पूरी तरह महिलाओं को शिक्षा नहीं मिली, हुँ, एक कारण है। जी। दूसरी की महिला पारंपरिक रूढ़िवादी है, वो हुँ, परिवर्तन नहीं चाहती क्योंकि हुँ, समाज ही परिवर्तन नहीं चाहता। हुँ, ये सब करने के लिए 100% महिला का एजुकेशन होना जरूरी है। हुँ, अगर 100% महिला का एजुकेशन होगा, हुँ, साक्षरता नहीं है, साक्षरता अलग चीज है, हुँ, एजुकेशन अलग चीज है, हुँ, तो कैसे होगा? अभी तक तो नहीं हो पाया। तो फिर जी। हमारी पार्टी क्या करेगी जब सत्ता में आएगी? तो हुँ, हमारी पार्टी उनके एक तो सुनिश्चित करेगी कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक महिलाएं स्कूल स्कूल गोइंग होगी, कॉलेज गोइंग होगी। हुँ, अब गांव में अगर स्कूल नहीं है, मान लो गांव में, अभी मैं यूपी में घूम रही थी, तो हुँ, कई गांव में तो हायर एजुकेशन नहीं है, मतलब हायर सेकेंडरी नहीं है, उसके बाद हुँ, डिग्री कॉलेजेस नहीं है। हुँ, जी। तो फिर तो फिर महिलाएं कहाँ आई? क्योंकि बहुत दूर दूर तक समस्या है।
तो फिर महिलाओं को हम क्या करेंगे, हॉस्टल्स में रेसिडेंशियल स्कूल महिलाओं के बनाने पड़ेंगे। ओके। जब रेसिडेंशियल स्कूल हम 12 तक करेंगे और फिर डिग्री कॉलेज में करेंगे, तो ये काम होगा। दूसरा, जहाँ महिला कार्य करती है वहां का वातावरण भी हमें बदलना होगा। कार्यबल जहाँ है वहाँ कैसे, अभी अगर मान लो कोई महिला जॉब करना चाहती है, आर्थिक क्षेत्र में जाना चाहती है, लेकिन उसका अगर अभी अलग अलग फैमिलीज है, मतलब सिंगल फैमिली है, अभी सिंगल यूनिट फैमिली, फिर बच्चा कौन संभालेगा? तो बच्चों की व्यवस्था भी हम करेंगे, जहाँ कार्यस्थल में उनके बच्चों की रखने की व्यवस्था हम करेंगे। ये सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, मतलब डायनामिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं महिला की। हमारा खाली लिखने के लिए नहीं है कि हमने लिख दिया, हमारे अंदर वो दर्द है, और वो दर्द किस लिए, राष्ट्र के लिए है। अगर आधी आबादी को पंगु बना दिया आपने, पंगु मतलब आप तो जानते हो पैरालाइज जी, तो वो राष्ट्र पैरालाइज ही होगा ना। मान लो किसी घर में आधी फैमिली यानी पुरुष है महिला नहीं है, तो क्या होता है, उस घर परिपूर्ण होता है क्या, आधा ही होता है। अगर हमारे देश का विकास करना है तो हमें सब करना होगा, और ये देश के लिए इन्वेस्ट होता है, देश के लिए इन्वेस्ट होता है, मतलब एजुकेटेड समाज, कार्यकर्ता समाज, ये तो देश के लिए इन्वेस्ट होता है ना। अगर महिला भी कार्य करेगी सभी क्षेत्रों में तो देश के लिए इन्वेस्ट होगा। तो पहले हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनके स्कूलिंग में इन्वेस्ट करेगा, तब जाके हम ये चीजें कर पाएंगे। इसके लिए हमारी पार्टी तो उसका काम यही है, क्योंकि हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण चाहते हैं। बगैर महिला के राष्ट्र निर्माण नहीं होने वाला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीता कुमार जी, आपने तमाम बातें रखी। तो आप लोग सुन रहे थे सुनीता कुमार जी को, और लगातार जो लोग सवाल उठाते हैं कि महिलाओं का रिजर्वेशन 33% होना चाहिए, इन्होंने एक नई बात कही। इनका दावा है कि जब हम आधी आबादी हैं देश की, तो 33 क्यों, 50% क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, और तमाम जो इनकी नीतियां हैं, इनकी पार्टी की नीतियां हैं, उसको इन्होंने सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, धन्यवाद आप। जय हिंद, जय मुन्नाभारत, जय संविधान। तो आप देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय